तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही बढ़िया माइक फ्लैनेगन की तरफ से एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी को। लेकिन यहाँ पर हम एक गेम खेलते हैं। तो इस मूवी का नाम आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। चलो देखते हैं कि आज आप कितने बड़े वाले हॉरर फैन हो। ये मूवी काफी बढ़िया है और नेटफ्लिक्स के ऊपर भी अवेलेबल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये काफी मजेदार लगेगी और इसके अंदर ढेर सारी थ्योरीज होंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। इस मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कपल जेसी और जेरल्ड को देखते हैं। ये लोग कहीं पर जाने के लिए पैकिंग कर रहे थे और जेरल्ड अपने साथ बैग में 2 हैंडकफ्स को भी रख लेता है। फिर ये दोनों कार में बैठकर कहीं जाने लगते हैं और इनकी शादी को काफी टाइम हो गया था और इनको वेकेशन पे कुछ टाइम साथ में अकेले स्पेंड करना था अपने रिलेशनशिप को फ्रेश करने के लिए। इसलिए ही ये लोग सिटी से दूर एक आइसोलेटेड जगह फेयर होप अलाबामा के एक बीच हाउस में कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए चले जाते हैं। अब वहां पर पहुंचने से पहले ही हाउस के थोड़े पास इनको एक डॉग दिखता है जो कि काफी भूखा था और रोड पर एक डेड रैट को खा रहा था। अब उस कैबिन के अंदर आकर ये लोग अपने सामान को सेटल करते हैं और जैसी उस डॉग को मीट लोव्स खिलाने के लिए चली जाती है। वहां पर घर के सामने बीच का एक बहुत ही सुंदर व्यू भी था। अब घर के अंदर जेरल्ड एक ब्लू कलर की टैबलेट खाता है जो कि बेड के ऊपर परफॉर्मेंस को बूस्ट किया करता था, क्योंकि इससे स्टेमिना काफी बढ़ता है और यहाँ पर हेल्प मिलती है। और इन लोगों के बीच में रिश्ते इसलिए ही खराब होने लगे थे क्योंकि यहाँ पर जो जेरल्ड होता है उसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी और इसलिए ही उसने ये टैबलेट खाई थी। खैर फिर जेरल्ड बाहर से जेसी को अंदर बुला लेता है और वो लोग घर के डोर को खुला ही छोड़कर अंदर चले जाते हैं। फिर जेसी नाइट सूट पहनकर रेडी हो जाती है और बेड में आती है। जेरल्ड भी वहां पर हैंडकफ्स को लेकर आता है और ये दोनों ही यहाँ पर रोल प्ले करने वाले थे। हालांकि यहाँ पर जेसी इससे काफी कंफर्टेबल तो नहीं होती, लेकिन फिर भी वो मान जाती है। अब जेरल्ड जेसी के हैंड्स को दोनों साइड से बेड पोस्ट में हैंडकफ से बांध देता है और जेसी को जोर जोर से चिल्लाकर हेल्प मांगने को कहता है। वो उसको कहता है कि तुम्हारी आवाज दूर दूर तक कोई नहीं सुन सकता और किसी को भी चिल्लाकर बुला लो। खैर अब अपनी लाइफ को थोड़ा सा स्पाइस अप करने के लिए जेसी भी यहाँ पर रोल प्ले करने लगती है और थोड़ी तेज चिल्लाने लगती है। अब आखिर में जेसी बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है और उसे तुरंत ही रुकने के लिए कहती है और अपनी हथकड़ियों को खोलने को कहती है। जेरल्ड यहाँ फिर भी नहीं रुकता और वो स्ट्रेंजर की तरह अपनी फैंटेसी में ही लगा रहता है। अब आखिर में जेसी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जेरल्ड के लिप्स को बाइट कर लेती है। फिर वो जेरल्ड पे गुस्सा कर उसको खोलने को कहती है। वो भी काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी ही वजह से हमारा रिश्ता ऐसा हो गया है और उनके बीच आर्ग्यूमेंट होने लगती है। अब देखो यहाँ पर जो जेरल्ड की उम्र थी वो थोड़ी ज्यादा भी थी, साथ ही साथ उसने वो वाइग्रा टैबलेट ले ली थी और साथ ही साथ उसका बीपी और गुस्सा भी बढ़ गया था। तो इससे होता यह है कि ब्लड कुछ ज्यादा ही उसकी बॉडी के अंदर पंप होने लगता है, जिसकी वजह से उसको तुरंत ही हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं पर कोलैप्स कर जाता है। जैसी उसको कई बार पुकारती है लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देता, जिससे हम समझ पाते हैं कि उसे हार्ट अटैक आ गया था और वो मारा जा चुका है। खैर अब यहाँ पर जेसी के दोनों हाथ बंधे हुए थे और उसको आजाद करने वाला कोई नहीं था। वो किसी तरह से अपनी बॉडी के फोर्स से ही जेरल्ड की बॉडी को अपने ऊपर से हटाती है और नीचे गिरा देती है, जिससे होता यह है कि उसकी बॉडी फ्लोर के ऊपर गिर जाती है। खैर अब वो काफी परेशान हो जाती है और जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई भी दूर दूर तक वहां पर उसको सुनने वाला नहीं था। जेसी अपने हाथों को भी हैंडकफ से निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता और वो रोने लगती है। अब काफी देर हो चुकी थी और जेसी की टेंशन बढ़ते जा रही थी। तभी वहां पर रूम के अंदर वो डॉग आता है जो कि काफी भूखा था, जिसको जेसी ने मीट लोव्स भी खिलाए थे। अब वो नीचे जेरल्ड की बॉडी की तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देखकर जेसी परेशान हो जाती है। वो किसी तरह से बेड के ऊपर दीवार पर शेल्फ पे रखी हुई एक किताब को उठाकर डॉग की तरफ फेंकती है, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे और इस वजह से उसका कोई भी असर नहीं होता। इनफैक्ट डॉग जो होता है वो जेरल्ड की बॉडी के पास आता है और उसके हाथ में काट कर उसके मांस का एक टुकड़ा निकाल लेता है और उसको खाने लगता है। जेसी डर कर रोने लगती है क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, पर तभी वो ये देखती है कि जेरल्ड उठकर खड़ा हो गया था और उससे बातें कर रहा था। जेसी इससे बहुत खुश होती है। खुशी से जेरल्ड से वो ये कहती है कि वो जल्दी से उसके हैंडकफ्स को खोल दे, लेकिन तभी उसको एहसास होता है कि जेरल्ड की बॉडी अभी भी वहीं पर है और वो हेलुसिनेट कर रही थी। तभी अब जेरल्ड की शैडो उससे बात करके उसे मैनिपुलेट करने लगती है। वो कहता है कि तुम्हारी ही वजह से हमारी मैरिड लाइफ खराब हुई थी और अभी ये डॉग मेरे हाथ को खा रहा है और तुमने कुछ नहीं किया। खैर जैसी अब ये सब चीजें इग्नोर करके अपने हाथों को हैंडकफ से छुड़ाने की पूरी कोशिश करने लगती है। जेरल्ड की शैडो अब जेसी से ये कहती है कि थोड़ी ही देर में तुमको डिहाइड्रेशन हो जाएगा और तुम अचानक से ही बेहोश हो जाओगी और तुम कुछ भी नहीं कर सकती। फिर भी जेसी उसकी बातों को इग्नोर करके हैंडकफ से हाथ बाहर निकालने की कोशिश करती रहती है और लास्ट में वो सक्सेसफुल हो जाती है और नीचे उतरकर खड़ी
खड़ी हो जाती है। पर तभी जैसी ये देखती है कि वो अभी भी बेड पोस्ट में ही बंधी हुई थी और सामने जो भी है वो बस हेलुसिनेशंस हैं और वो जैसी की खुद की अपैरेशन थी। अब असलियत में इस रूम के अंदर जैसी अभी भी बेड से बंधी हुई थी और जेरल्ड की बॉडी वहीं पर थी, लेकिन इन दोनों की ही जो शैडो जैसी को नजर आ रही थी वो कुछ और नहीं बल्कि हेलुसिनेशंस थे। अब यहाँ पर रियल जैसी और उसके सामने खड़ी हुई जैसी की खुद की ही हेलुसिनेशन और साथ ही साथ जेरल्ड की हेलुसिनेशन, ये तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं और जैसी की शैडो उसको ऐसी चीजें कहती है जो कि जैसी ने रियल लाइफ में कभी भी नहीं मानी थी। फिर जैसी अपने हेलुसिनेशंस के ऊपर काबू पाने के लिए अपनी आंख बंद करके एक डीप ब्रीथ लेती है और धीरे से आंख खोलती है। फिर वो देखती है कि वहां से दोनों हेलुसिनेशन वाले शैडोज गायब हो चुके थे। अब तभी उसे फोन चाहिए था जो कि बेड के साइड में टेबल पर रखा था। वो अपने पैर से फोन को बेड पे गिराने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर फिर से जेरल्ड की शैडो आ जाती है और वो ये कहता है कि फोन में चार्जिंग नहीं है, यानी कि बैटरी खत्म हो चुकी है और उससे कोई फायदा नहीं होगा। फिर तभी वहां पर जेसी की शैडो भी आ जाती है और वो उससे ये कहती है कि तुम्हें तब तक सरवाइव करना होगा जब तक यहाँ कोई आकर तुम्हें बचा ना ले, क्योंकि तुम खुद से कुछ भी नहीं कर सकती। फिर जेरल्ड की शैडो फिर से वायग्रा की टैबलेट खाने लगती है और पानी पीकर ग्लास को बेड के ऊपर वाले शेल्फ पर रख देती है। इससे जेसी को याद आता है कि वहां पर सच में जेरल्ड ने पानी पीकर ग्लास रखा था। बेसिकली ये उसकी यादें या फिर मेमोरीज थी जो कि उसको हेलुसिनेशंस के रूप में स्ट्राइक कर रही थी। खैर वो ग्लास तक पहुंचकर उसको उठाने की कोशिश करती है और वो ग्लास को हाथ में ले तो लेती है, लेकिन मुंह तक पहुंच नहीं पाती क्योंकि उसके हाथ बेड के साइड में बंधे हुए थे। तो जैसी ग्लास को वापस वहीं पर ऊपर रख देती है। तभी थोड़ी देर के बाद में वो डॉग वापस आता है और जेरल्ड की बॉडी को खाने लगता है, जिसको देखकर जैसी काफी डर जाती है। अब इतना टाइम बीतने के बाद में जैसी को बहुत ही तेज प्यास लगने लगी थी। फिर उसको याद आता है कि वहीं शेल्फ पर साइड में उसने कार्ड भी रखा है। जैसी उस कार्ड को उठाकर किसी तरह एक ही हाथ से रोल कर लेती है। वो ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि वो एक स्ट्रॉ बना पाए। फिर जैसी वापस से उस ग्लास को उठाती है और इस बार वो अपने बनाए हुए स्ट्रॉ की मदद से पानी पी लेती है। पर तभी उसकी शैडो या फिर ये कहें उसका दिमाग उससे ये कहता है कि ये बात के लिए भी तुमको बचा कर रखना चाहिए और तुमको फिर से प्यास लगेगी। तो जैसी उसके अंदर से थोड़ा सा पानी छोड़कर उसे वापस ऊपर रख देती है। मुझे लगता है कि इसने पक्का बियर गर्ल्स वाला शो देखा होगा। अब तक जैसी काफी थक चुकी थी और उसको नींद आने लगती है और जैसी वहीं पर बैठे बैठे सो जाती है। खैर अब रात में जब उसकी आंख खुलती है तो उसको लगता है कि उसके रूम के अंदर कोई है और वो डॉग भी बाहर चला जाता है। जैसी इधर उधर देखती है तो सामने एक लंबा सा आदमी खड़ा हुआ था। वो जैसी को अपना बॉक्स दिखाता है जिसके अंदर उसने ढेर सारी बोन्स और रिंग्स रखी हुई थी और इन चीजों को आप अच्छे से याद रखना क्योंकि ये आगे काम आने वाला है। अब जैसी उसको अपना हेलुसिनेशन मानती है, लेकिन तभी वहां पर जेरल्ड की शैडो आती है और वो जैसी से ये कहती है कि ये बंदा गोस्ट भी हो सकता है। डॉग्स को भूत दिखते हैं, इसलिए वो शायद बाहर भाग गया होगा। अब वो ये सब सुनकर बहुत डर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। अब जब वो आंख खोलती है तो वो आदमी भी वहां से गायब हो जाता है। वहां पर फिर से अब जैसी को जेरल्ड की शैडो दिखती है, लेकिन इस बार उसने शर्ट पहन रखी थी जैसा कि जैसी के फादर पहना करते थे। वो जैसी को माउस कहकर बुलाता है और उसे आंख बंद करने को कहता है और जैसी के फादर उसे प्यार से माउस कहा करते थे। अब जैसी अपनी आंखें बंद करती है और वो अपनी मेमोरीज को याद करती है। उसकी मेमोरी के अंदर एक वुमन अपने हस्बैंड से अपनी बेटी की बुराइयां कर रही थी। फिर वो आदमी अपनी बेटी से मिलने जाता है और उसके साथ सोलर एक्लिप्स देखता है। खैर अब वो अपनी बेटी को अपने लैब के ऊपर बैठाता है और उसे एक्लिप्स दिखाते हुए बहुत ही अराउज होकर गलत हरकत करने लगता है। फिर जैसी की आंख अचानक से खुलती है और अब तक अगला दिन हो चुका था। अब यहाँ हमको पता चलता है कि वो मेमोरी असल में जैसी के पेरेंट्स की ही थी, यानी कि उसके फादर उसको बचपन में अब्यूज किया करते थे और उसकी माँ उसको कुछ नहीं कहती थी, यानी कि अपने हस्बैंड को, और अपनी बेटी के ऊपर ही इल्जाम लगाया करती। खैर अब उसकी खुद की शैडो या फिर कहें उसका माइंड उसे फिर से टॉन्ट करता है और वो कभी भी उस असॉल्ट से रिकवर ही नहीं कर पाई थी, इसलिए उसने अपनी मैरिड लाइफ खराब कर ली। इस पर जेरल्ड की शैडो गुस्सा होकर जैसी से ये कहती है कि उसने शादी के इतने टाइम बाद भी उसको ये सब नहीं बताया था। तो जैसी ये रिप्लाई करती है उसे ये लगता था कि उनका मैरिज इससे और खराब हो जाएगा, इसलिए उसने नहीं बताया, यानी कि ये सारी बातें उसने अपने हस्बैंड को कभी भी नहीं बताई और ये ट्रॉमा उसके मन में आज तक भी था। फिर जेरल्ड की जो शैडो होती है वो जैसी को डराते हुए ये कहती है कि आज रात भी वो लंबा आदमी फिर से आएगा और तुम्हारी उंगली काट कर ले जाएगा जिसके अंदर तुम्हारी वेडिंग रिंग भी होगी। तो जैसी कहती है कि वो सिर्फ हेलुसिनेशन है, असलियत में नहीं है। अब इस बात पर जेरल्ड का जो शैडो होता है वो उस आदमी के फुटप्रिंट्स को भी उसको दिखवाता है जो कि जेरल्ड के ब्लड से लग गया था, यानी कि ये आदमी बिल्कुल रियल था और ये कोई भी हेलुसिनेशन नहीं है। जिसके बाद में जैसी सो जाती है और एक बार फिर से अपनी चाइल्डहुड मेमोरी को देखती है जिसके अंदर
अंदर उसके फादर उससे ये सब किसी से नहीं शेयर करने को कहते हैं, यानी कि जो गलत हरकत उसने करी थी। तभी जेसी को अचानक ये लगता है कि कोई उसका पैर चाट रहा हो और वो तुरंत ही उठ जाती है तो ये देखती है कि सामने वही डॉग था। जेसी उसको लात मारकर भगाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसको काट लेता है और फिर वो डॉग वापस नीचे जाकर जेरल्ड की बॉडी को खाने लगता है। अब वहां पे फिर से जेरल्ड की शैडो आ जाती है और वो जेसी को डराता है। वो ये कहता है कि ये डॉग फिर से आकर तुमको खाने वाला है और बचाने वाला कोई भी नहीं होगा, तुम यहीं पर मारी जाओगी और कोई नहीं आएगा। और ये सब सुनकर जेसी को ऑब्वियसली डर लगने लगता है। अब सोचकर देखो ना कि आपके दिमाग में एक मेंटल ट्रॉमा है, आपका हस्बैंड नहीं रहा और आप बेड से बंधे हुए हो, ना ही आपके पास पानी है ना ही खाना है, ऊपर से आपके पास एक डॉग आता है जो कि आपको काट सकता है और एक आदमी जो कि बहुत ही भयानक है और आपकी बात सुनने वाला आसपास कोई भी नहीं है। तो सोच के देखो कि आपको कैसा लगेगा और अगर आप इस कंडीशन में होते तो आप लोग क्या करते। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब जेसी जेरल्ड के शैडो की बातें सुनते सुनते फिर से सो जाती है। अब नींद के अंदर वो फिर से सपना देखती है और अपने चाइल्डहुड को देखती है। वहां पर वो अपने चाइल्ड वर्जन के पास जाती है और जेसी की चाइल्ड वर्जन उससे सपने में ये कहती है कि तुम्हारे पास बचने का कोई भी उपाय नहीं है, तुम्हें कुछ भी करके सरवाइव करना होगा। फिर वो जेसी की चाइल्ड वर्जन डिनर टेबल पर खाने चली जाती है जहां पर उसकी माँ प्रेग्नेंट रहती है। अब जेसी के जो पापा होते हैं वो उसके माँ के पेट के ऊपर हाथ सहला रहे होते हैं लेकिन जेसी को ये सब एकदम पसंद नहीं आता। वो गुस्से में जोर से ग्लास को दबाती है जिससे ग्लास फूट जाता है। फिर जेसी के फादर उसे अंदर ले जाते हैं और हाथ में बैंडेज लगाते हैं और शायद से ऐसा इसलिए था क्योंकि वो उसके साथ भी ऐसा ही किया करते थे जो कि उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। फिर यहाँ पर जेसी की नींद खुल जाती है और उसे सामने ग्लास दिखता है जिसके अंदर उसने पानी पिया था, यानी कि ये उसका माइंड था जो कि उसको ये बता रहा था कि उसे कैसे आजाद होना है। खैर अब वो ऐसा ही कुछ करने की कोशिश करती है और अपने हाथ को हैंडकफ से छुड़ाने का सोचती है लेकिन दोनों ही शैडोज उसको वार्न करते हैं। दोनों शैडोज ये कहते हैं कि तुम्हारी जान भी जा सकती है इससे। फिर भी जेसी उनकी नहीं सुनती और वहां पर शेल्फ पर रखे हुए ग्लास को उठाकर उसे तोड़ देती है। फिर ग्लास के एक पीस की मदद से वो अपने हाथ की रिस्ट को ही कट करती है जिससे उसे काफी दर्द हो रहा था। लेकिन होता यह है कि वो अपनी स्किन को ही हटाकर अपने हैंडकफ को वहां से छुड़ा लेती है। खैर अब वो आजाद होने के बाद में बेड के दूसरी तरफ रखे हुए चाबी से अपने दूसरे हाथ को भी छुड़ा लेती है। खैर अब जेसी को यहाँ पर काफी ब्लड लॉस होने लगा था और वो अंदर एक बैंडेज ढूंढकर उसे अपने हाथ में लगाती है जिससे उसका खून रुक जाए। अब वो आगे जाकर कार की चाबी लेने जाती है तो वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब जब जेसी उठती है तो वो ये देखती है कि वहां पर वही डॉग था जो कि उसके हाथ को अपने मुंह में दबाए हुए था और काटने की कोशिश कर रहा था लेकिन जेसी उसको भगा देती है। फिर वो ये देखती है कि जेरल्ड की बॉडी वहीं पर है जो कि डॉग के बार बार खाने की वजह से बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। फिर जेसी वापस कार की इसको उठाने जाती है लेकिन तभी उसको ये लगता है कि घर के अंदर कोई और भी मौजूद है। अब अचानक से वहां से वो डॉग भी भागकर चला जाता है जैसे कि वो किसी से डर गया हो। जेसी अब पीछे मुड़कर जाती है तो उसे घर के अंदर वही लंबा सा आदमी दिखता है जो कि उस रात आया था। वो फिर से जेसी के सामने वही बॉक्स खोल देता है जिसके अंदर हड्डियां और रिंग्स थी। जेसी समझ जाती है कि वो उसकी रिंग लेने आया है। अब जेसी उसे अपनी वेडिंग रिंग निकाल कर दे देती है और वहां से भाग जाती है। फिर वो अपनी कार में बैठती है और वहां से दूर जाने लगती है लेकिन वो बहुत कमजोर हो गई थी और बार बार उसकी आंखें बंद होती जा रही थी ड्यू टू द ब्लड लॉस। अब इस वजह से थोड़ी ही दूरी पर जाते ही उसकी कार पेड़ के पास क्रैश हो जाती है। तभी उसे दिखता है कि वहां पर कुछ लोग हैं जो कि दूर खड़े हुए थे और वो उनका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए हॉर्न बजाने लगती है और वहीं बेहोश हो जाती है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जेसी अब बिल्कुल ठीक हो गई थी। वो पुलिस और डॉक्टर्स को सब बताती है कि उसके साथ में क्या हुआ था। खैर अब जेसी को ये लगता है कि उसकी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी लेकिन एक रात फिर से उसे वही लंबा आदमी दिखाई देता है जो कि बोन्स और रिंग्स लेकर रखता था। खैर जेसी अब यहाँ पर एक चैरिटी चलाया करती थी जहाँ पर पीड़ित लोगों की वो हेल्प किया करती, यानी कि जिनके साथ में कुछ भी पास्ट में कोई ट्रॉमा हुआ था। खैर अब एक दिन जेसी न्यूज़पेपर के अंदर ये पढ़ती है कि एक रेमंड नाम के आदमी को पुलिस ने पकड़ा है और ये वही आदमी था जिसे जेसी रात में सपने में देखा करती थी और बोन्स लेकर और रिंग्स लेकर वो आता था, जिसको कई लोग द मूनलाइट मैन भी माना करते थे लेकिन असल में ये एक सीरियल किलर था। और अब आप ये सोचेंगे कि इसने जेसी के साथ में क्यों कुछ नहीं किया, क्योंकि इसका मेन टारगेट सिर्फ और सिर्फ मेल हुआ करते थे, इसलिए ही उसने जेसी को छोड़ दिया। और यही रीजन था कि रेमंड यानी कि द मूनलाइट मैन ने जेसी को वहां से जाने दिया था उसकी रिंग को लेने के बाद, क्योंकि वो उसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर ये जेरल्ड होता तो वो पक्का उसको मार देता। एंड इट मेक्स मी वंडर कि अगर यहाँ पर जेरल्ड अभी भी जिंदा होता तो हो सकता है कि मूनलाइट मैन यानी कि रेमंड आकर उसको वैसे भी मार डालता। और हाँ, एक चीज और कि जेसी को अपने पति के अंदर अपने पिता की झलकी क्यों दिखती थी, क्योंकि यहाँ पर वो भी सेम वैसा ही था, यानी कि उसके साथ रहकर भी उसे ट्रॉमा ही फील हुआ करता था।
बात करें जेसी को दिखने वाली शैडोज की, तो वो कुछ और नहीं बल्कि उसका खुद का माइंड था जो कि उसको वहां से बचने के लिए चीजें दिखा रहा था। और इस तरह की सुंदर स्टोरी टेलिंग के अंदर हम ये देख पाते हैं कि उसके साथ में क्या क्या बचपन में हुआ था और वो किस तरह का ट्रॉमा झेल रही थी। खैर, अब जेसी रेमंड से मिलने कोर्ट जाती है तो वहां पर रेमंड को ये कहती है कि तुम असली तो हो ही नहीं सकते। रेमंड पे इल्जाम ये था कि वो कब्र के अंदर डेड बॉडीज के गहने चुराया करता था। अब जेसी को यहाँ पर उसके अंदर जेरल्ड और अपना पिता दिखाई देता है और वो उसे ये कहती है कि यू आर सो मच स्मॉलर देन आई रिमेम्बर, यानी कि वो अपने ट्रॉमा से काफी हद तक बाहर आ गई थी। और फिर वो वहां से चली जाती है और अपनी हैप्पी लाइफ को स्पेंड करती है। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द जेरल्ड्स गेम मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। यहाँ पर सारी की सारी थ्योरीज वगैरह जो थी या फिर जो भी एक्सप्लेन करने का था वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बेसिकली यहाँ पर एक ब्रोकन कपल होता है जो कि अपनी लाइफ को स्पाइस अप करने के लिए आइसोलेटेड जगह पर आता है, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर भी उनकी लड़ाई हो जाती है और गलत दवाई खाने की वजह से यहाँ पर जेरल्ड की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद में जेसी के अंदर दबे हुए जो भी ट्रॉमा थे या फिर जो भी डर थे वो यहाँ पर एक बेहतरीन स्टोरी टेलिंग के साथ बाहर आ रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये माइक फ्लैनेगन की तरफ से एक बढ़िया साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए।